इज कुशल फ्रॉम आईसर भोपाल और आज हम सिग्नल्स इन सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 4.4 सीखेंगे जिसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की इंटीग्रल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। हमने पहले एक मॉड्यूल में फोरियर ट्रांसफॉर्म के डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के बारे में देखा था या डेरिवेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कह सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हम अगर एक सिग्नल एक्स ऑफ टी लें जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं इज कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा। अब हम अगर इस टाइम डोमेन सिग्नल का अगर डेरिवेटिव लें यानी कि हम एक सिग्नल लें y ऑफ t विच इज इक्वल टू dx बाई dt, तो हमने देखा था एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज करके कि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो होगा j ओमेगा टाइम्स कैपिटल x ऑफ j ओमेगा, यानी कि डिफरेंशिएशन इन द टाइम डोमेन इज मल्टीप्लिकेशन बाय j ओमेगा इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ये सवाल आता है कि हम अगर डिफरेंशिएशन की जगह हम अगर इंटीग्रेशन करें तब क्या होगा, यानी कि हम अगर इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t y ऑफ टाउ डी टाउ, यानी कि अगर y अगर x का डेरिवेटिव है तो ऑब्वियसली x y का इंटीग्रल होगा। तो हम अगर y को इंटीग्रेट करें ओवर टाइम तो हमें x मिलना चाहिए और फिर हम ये लिख सकते हैं कि जो x ऑफ t का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल x ऑफ जे ओमेगा उसे हम शायद कैपिटल y ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा हम लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है और हमें आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो डेरिवेटिव जो होता है dx बाई dt वो किसी भी कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो बना देता है, यानी कि हमारा जो x ऑफ t है उसमें अगर कोई कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाद में वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि उस कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन x ऑफ t से y ऑफ t में नहीं आएगी। यानी कि हम जब y ऑफ t को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से t तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें फंक्शन मिले वो इस x के साथ में समान हो, क्योंकि वो कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन डेरिवेटिव लेने की वजह से लॉस हो गई है। यानी कि जो x ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल Y बाई जे ओमेगा हो। ये जो रिलेशन है ये तभी वैलिड है, जैसा कि हम देखेंगे ये तभी वैलिड है जब हमारा कैपिटल X ऑफ ज़ीरो जब ज़ीरो हो। जो हमारा कैपिटल X ऑफ ज़ीरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन अगर लिखें x ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पे हम अगर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा कैपिटल X ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ टू इन्फिनिटी x ऑफ t। ये जो फेज़र है ये फेज़र अगर इस फेज़र में हम अगर ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो इस फेज़र की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे फिर बच जाएगा dt। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल X ऑफ ज़ीरो होता है वो x ऑफ t फंक्शन के एवरेज को डिनोट करता है कि हम x ऑफ t को अगर पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है यानी कि x ऑफ t का जो एवरेज है उसकी जो वैल्यू है वो कैपिटल X ऑफ ज़ीरो में स्टोर होती है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तभी वैलिड है जब हमारा जो कैपिटल X ऑफ ज़ीरो है वो ज़ीरो हो, यानी कि दिस इज ट्रू इफ कैपिटल X ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो। तो अगर कैपिटल X ऑफ ज़ीरो अगर नहीं है तब हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है
इसे देखने के पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, और फिर हम उस एग्जांपल को यूज करके हम एक जनरल इंटीग्रल प्रॉपर्टी को हम डिराइव करेंगे। तो जो हम एग्जांपल लेंगे वो है सिंपल यूनिट स्टेप फंक्शन, और उसे हम फिर थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ताकि उसका एवरेज 0 हो जाए। तो हम अगर यूनिट स्टेप फंक्शन अगर लेते हैं t u ऑफ t, जिसे हम x1 ऑफ t डिनोट करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जो टाइम 0 के पहले जो 0 होता है और टाइम 0 के बाद में जो कांस्टेंट यूनिटी होता है। और ऐसा ही हम एक और फंक्शन कंसिडर करेंगे जिसे सिग्नम फंक्शन कहा जाता है, जिसे हम एस जी एन ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम x2 ऑफ t हम डिनोट करेंगे। तो ये फंक्शन यूनिट स्टेप जैसा ही होता है, लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि ये नेगेटिव टाइम और पॉजिटिव टाइम दोनों के लिए ही नॉन जीरो होता है। नेगेटिव टाइम के लिए होता है -12 और पॉजिटिव टाइम के लिए होता है हाफ, और t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x1 ऑफ t है, x1 ऑफ t है, उसे आप अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप x2 ऑफ t को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि जो नेगेटिव साइड में जो नेगेटिव वैल्यू है और पॉजिटिव साइड में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हम अगर इन दोनों फंक्शंस का अगर टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो दोनों का रिजल्ट समान आता है, d by dt of u of t is equal to डेल्टा ऑफ t, और उसी तरीके से d by dt of sgn of t is also equal to डेल्टा ऑफ t। उसका कारण क्या है कि ये जो हमारा u of t है वो 0 से पहले 0 है, 0 के बाद में भी 0 है, और 0 पर एक यूनिट स्टेप डिसकंटिन्यूटी है। सिग्नम फंक्शन में भी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी है कि 0 से पहले वो कांस्टेंट है, 0 के बाद में वो कांस्टेंट है, और t इक्वल टू 0 पे एक यूनिट स्टेप डिसकंटिन्यूटी है, जिसकी वजह से उसका डेरिवेटिव बन जाता है डेल्टा फंक्शन। अब हमें ये पता है कि हम अगर टाइम डोमेन में अगर डेल्टा फंक्शन लेते हैं और उसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लेते हैं तो डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है यूनिटी। ये आप बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि इन दोनों ये जो दो फंक्शंस हैं u ऑफ t और सिग्नम ऑफ t, उनका हम अगर डेरिवेटिव लें तो दोनों का ही फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है यूनिटी। अब यहाँ पे हम अगर जो हमारे पिछले पेज में जो हमने एक्सप्रेशन लगाया था, ये अगर हम सिर्फ इसे अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पास आएगा कि u ऑफ t और सिग्नम ऑफ t दोनों का ही जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो आ जाएगा 1/j-ओमेगा। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सिग्नल अलग अलग हैं तो उनका फूरियर ट्रांसफॉर्म भी अलग अलग होना चाहिए। तो अब समझने की बात ये है कि ये जो हमारा फॉर्मूला था y ऑफ j-ओमेगा/j-ओमेगा, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि ये जो फॉर्मूला है y ऑफ j-ओमेगा/j-ओमेगा, ये हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा कैपिटल X ऑफ 0 है वो 0 होना चाहिए। तो वो कब है? अब यहाँ पे जैसा कि हमने अभी बताया कि जो x2 ऑफ t है उसे हम अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो आएगा 0, यानी कि इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी sgn of t dt, दिस इंटीग्रेशन इज 0, यानी कि जो कैपिटल x2 ऑफ 0 है वो है 0। इस वजह से हम यहाँ पे वो सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं जिससे हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल x2 ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1/j ओमेगा। ये 1 कहाँ से आया? ये 1 आया यहाँ से,
और क्योंकि सिग्नम ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी का इंटीग्रल है, तो उसे हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम 1/j ओमेगा लिख सकते हैं। अब इसको यूज करके क्या हम u ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिराइव कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत सिंपल तरीके से। तो u ऑफ t को हम लिख सकते हैं u ऑफ t इज इक्वल टू SGN ऑफ t प्लस हाफ। हम अगर इस SGN ऑफ t फंक्शन को अगर लेते हैं और इसमें हम हाफ ऐड कर देते हैं, तो t नेगेटिव के लिए ये माइनस हाफ प्लस हाफ होके 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और t पॉजिटिव के लिए ये प्लस हाफ और प्लस हाफ दोनों ऐड होके ये 1 हो जाएगा। यानी कि u ऑफ t को हम सिग्नम ऑफ t प्लस हाफ लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है, तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं दैट u ऑफ j ओमेगा is equal to Fourier transform of SGN of t plus Fourier transform of half। तो अब Fourier transform of SGN of t हमें ऑलरेडी पता है कि उसका Fourier transform है 1/j ओमेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/j ओमेगा, और हाफ का Fourier transform होगा हाफ इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिटी, जो कि हमें पता है इज 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा। यानी कि अब हम अगर 2 कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा 1/j ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा। सो ये है यूनिट स्टेप फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन हम अगर यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो क्योंकि उसका इंटीग्रल 0 नहीं है, तो उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक डेल्टा फंक्शन आ जाता है, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम एक जनरल फंक्शन का इंटीग्रल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक हम अगर जैसा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि अगर हमारा x ऑफ t अगर y का इंटीग्रल है, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे x ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t y ऑफ टाउ डी टाउ। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के अंदर में t नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स है उसमें t है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेटर होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर में जो टर्म्स हैं उसमें आप कोई दूसरा वेरिएबल यूज करें, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वहां पे हम कोई दूसरा वेरिएबल यूज करें। तो अब ये जो फंक्शन है, ये सपोज कोई आर्बिट्ररी अगर हमारा फंक्शन है y, कुछ भी इस तरीके से अगर वो दिखता है, तो हम अगर उसे माइनस इन्फिनिटी से t तक अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक फंक्शन लिया जो कि t तक जाता है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है टाउ, और ये जो है ये है y ऑफ टाउ। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमने इस तरीके के फंक्शन से उसे मल्टीप्लाई किया, और इसकी जो वैल्यू है 1, इसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स को हम फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y ऑफ टाउ इनटू दिस फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? अगर आप थोड़ा इसे गौर से देखें तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का शिफ्टेड और इन्वर्टेड वर्जन है। यानी कि इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं u ऑफ t माइनस टाउ। तो यहाँ पे हम अब रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे u ऑफ t माइनस टाउ टी टाउ। अब जब हमने यहाँ पे u ऑफ t माइनस टाउ लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों y ऑफ टाउ और u ऑफ t माइनस टाउ को मल्टीप्लाई किया, तो उसकी वजह से हमारा इंटीग्रेशन लिमिट्स हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। वो इस वजह से
कि u ऑफ t माइनस टाउ टाइम t तक यूनिटी है, यानी कि ये मल्टीप्लाई करने से y ऑफ t में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और t के बाद में उस फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि इफेक्टिवली जो हमारा इंटीग्रेशन लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी से t तक ही है। तो अब आप अगर याद करेंगे, पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि जो इस तरीके का जो इंटीग्रल होता है उसे हम एज अ कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू y ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विथ u ऑफ t। तो और हमने पिछले मॉड्यूल में ये भी देखा था कि अगर हम टाइम डोमेन में अगर कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, यानी कि कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा इंटू कैपिटल U ऑफ j ओमेगा। और हमने पिछले ही पेज में ये देखा है कि U ऑफ j ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है 1 बाई जे ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे हम उसे यूज करके हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा इंटू 1 बाई जे ओमेगा प्लस पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो अब ये बन जाता है कैपिटल Y बाई जे ओमेगा प्लस पाई टाइम्स कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए कि जो डेल्टा फंक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा फंक्शन इज 0 फॉर ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा की नॉन जीरो वैल्यूज के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा तब 0 है। यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कैपिटल Y ऑफ जे ओमेगा बाई जे ओमेगा प्लस पाई टाइम्स y ऑफ 0 टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये एक जनरल एक्सप्रेशन है फॉर एनी y एंड एनी x, यानी कि हमारा x ऑफ t अगर y का इंटीग्रेशन है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम डेल्टा फंक्शन यूज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब याद रखिएगा कि हम अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिंपली मल्टीप्लिकेशन बाय जे ओमेगा, लेकिन हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंपली डिवीजन बाय जे ओमेगा नहीं होता है, आपको यहाँ पे प्लस पाई इंटू वाई ऑफ 0 इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा भी करना पड़ता है। तो ये था बेसिक इंटीग्रल प्रॉपर्टी, जो कि हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। एंड आई होप दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।